थैंक यू सो मच बच्चे, आपने याद दिला दिया। सवाल वो आपसे यूरोपीय यूनियन का भी पूछता है। तो यूरोपीय यूनियन को दो तरह से उसने सीएसएस 2016 में आपसे सिर्फ इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पूछा है। और अगर वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं पूछता तो वो आपसे पर्पस ऑफ यूरोपीय यूनियन लाजमी पूछ सकता है। हमने देखा है ये रिपीटेड क्वेश्चन आता रहा है। तो जी यूरोपीय यूनियन है क्या? European Union is a coalition of 27 countries, 27 European countries to tear down trade and to promote the trade and help in flourishing. कैसे फ्लरिशिंग? जी हुआ कुछ यूं कि ये 27 ममालिक आपस में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो गए, एक यूनियन में इंटर हो गए। ठीक है सैयद अकबर, आई गेट बैक टू यू राइट आफ्टर द लेक्चर। अभी आप लोग गौर से लेक्चर नोट करें, मैं इस इशू को रिजॉल्व करती हूँ। ठीक है बच्चों, 27 ममालिक आपस में एक कोएलिशन बनाते हैं, आपस में एक यूनियन बनाते हैं, और वो इसलिए बनाते हैं ताकि ये ट्रेड को प्रमोट कर सकें, इकोनॉमिक और सोशल बैरियर्स को खत्म कर सकें, ताकि ये फ्लरिश कर सकें एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ ताउन करके। वजह क्यों पेश आई यूरोपीय यूनियन की? बच्चे जब वर्ल्ड वॉर टू हुई तो वर्ल्ड वॉर टू के बाद इन कंट्रीज को ये रियलाइज हुआ कि जी हमने कलेक्टिवली इकोनॉमिक और सोशल वेलबीइंग का सोचना है, क्योंकि बड़ी तबाहकारियां हुई थी और इंडिविजुअल कंट्रीज जितनी भी थी उन्होंने जहां से भी लड़ा उन्होंने हमेशा ही शिकस्त का सामना किया है। तो उन्होंने कहा व्हाई नॉट, वी शुड इंटर इनटू अ कलेक्टिव सोशल वेलबीइंग ऑफ द कंट्रीज। ना सिर्फ ये कि जी मेरा फायदा हो, मेरे साथ साथ आई विल प्रोमोट द वेल बीइंग ऑफ द अदर कंट्री ऑल्सो, जहां तक हो सके। वर्ल्ड वॉर टू से पहले ही हिस्ट्री 1957 तक हम देखते हैं कि जी ये डिस्कशंस होती नजर आती थी। इस्टेब्लिश कब हुई है यूरोपीय यूनियन? 1993 में, एंड द हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन ब्रुसेल्स, बेल्जियम। सिंबल क्या है यूरोपीय यूनियन का? सिंबल कुछ इस तरह से है जी कि एक ब्लू बैकग्राउंड है और इसके ऊपर 12 येलो स्टार्स हैं। क्यों बनाया गया यूरोपीय यूनियन? ये तो मैंने थोड़ा सा आप लोगों को बता दिया, वो आपसे कंप्लीट क्वेश्चन कर सकता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूरोपीय यूनियन। अब अगर वो आपसे पर्पस पूछे तब भी आप लोगों ने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बताना है, और वो अगर आपसे सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पूछे तो आप लोगों ने एटलीस्ट पर्पस को डायग्रामेटिकली ड्रॉ जरूर करना है। ठीक है जी, यहां पर हम लिखेंगे पर्पस ऑफ यूरोपीय यूनियन। सबसे पहला पर्पस कि जी हम डिप्लोमेटिकली एक दूसरे की मदद करेंगे, मतलब आपका भी फायदा मेरा भी फायदा। वी विल एक्ट एज अ रिस्पॉन्सिबल नेबर। हर मुल्क दूसरे मुल्क को ये वादा कर चुका है दैट वी विल बी रिस्पॉन्सिबल नेबर। फॉर व्हाट? वी विल बी डेवलपमेंटल पार्टनर्स। जितने डेवलपमेंटल वर्क्स होंगे हम लोग आपस में उसको लाजमी इंटरटेन करेंगे। वी विल वर्क ऑन द ह्यूमन राइट्स पॉलिसीज। वी विल बी द पार्टनर ऑफ यूनाइटेड नेशंस। वी विल कंट्रीब्यूट
towards the global security. We will work with multinational organizations. We will make sure that we help the refugees. किसी एक मुल्क में रेफ्यूजीज आते हैं तो हम एज अ कोएलिशन, एज अ यूनियन, कलेक्टिवली उस एक मुल्क की मदद करेंगे. न सिर्फ मदद करेंगे, वी विल ऑल्सो डू फंडिंग, वी विल प्रोवाइड द फिस्कल हेल्प, वी विल एडवोकेट द एक्शंस of on climate change. And last but not the least, in terms of any crisis, we will be very much responsive. Now these are the purposes. ठीक है जी, this is the importance कि यूरोपीय यूनियन को क्यों बनाया गया. अब अगर तो इंपॉर्टेंस आता है तो बच्चे सीधा सीधा आपने इसी को एक्सप्लेन कर देना है. इसके बाद वो आपको ये कहता है कि जी सिर्फ पर्पस के बाद मुझे ये बताएं कि इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है. एज एन ऑर्गेनाइजेशन ये क्या क्या काम सर अंजाम देती है. तो जी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में सबसे पहले आप एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे. आप लिखेंगे जी काउंसिल ऑफ यूरोपीय यूनियन, फिर आप लिखेंगे जी यूरोपीय यूनियन कमीशन, फिर आप लिखेंगे जी यूरोपियन पार्लियामेंट, एंड देन यू विल राइट द यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस. अब इस एक एक को हम एक्सप्लेन करेंगे और आप लोगों को साथ साथ ये पता चलता जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में दीज इंस्टीट्यूशंस परफॉर्म एज द एग्जीक्यूटिव, as the administration, as the legislative bodies and as the judicial bodies also. कौन सी ब्रांच कौन सा फंक्शन परफॉर्म करती है, इसको अब एक एक करके ब्रेक करते हैं. यहां तक स्क्रीनशॉट डन करें जी ताकि हम नेक्स्ट पेज पर मूव करें. डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, इतना टाइम नहीं होता है. सिंबल लिखकर नीचे लिख दे मार्कर से ब्लैक, बस इतना भी काफी है. उसमें कलर्स कहां से करते फिरेंगे आप लोग. ठीक है जी, इज द स्क्रीनशॉट डन प्लीज, जल्दी जल्दी. यस यस दे आर. यूके के अलावा. अभी देखें, आपसे ये ऑर्गेनाइजेशन जब वो पूछे तो आपने सबसे पहले बताना है जी काउंसिल ऑफ यूरोपीय यूनियन. प्यारे बच्चों, काउंसिल ऑफ यूरोपीय यूनियन में देयर आर 15 मेंबर्स. ये 15 मेंबर्स अपने होम कंट्री से इलेक्ट होकर आते हैं. इन 15 के 15 मेंबर्स का जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ इनके अपने होम कंट्री को, होम गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करना है. ये यूरोपीय यूनियन में अपने ममालिक की डिमांड्स लेकर आते हैं, उनके इंटरेस्ट्स लेकर आते हैं, उनको डिस्कस करते हैं. अगर कोई एक कंट्री ऐसा नैरेटिव दे दे, ऐसी पॉलिसी दे दे, ऐसी एक डिमांड दे दे जिस पर बाकी की 14 मेंबर स्टेट्स जो हैं वो रिलक्टेंस शो करें, तो इस एक कंट्री को क्या करना पड़ेगा जी, इस एक कंट्री को हार माननी पड़ेगी इन ऑर्डर टू मेंटेन द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द यूरोपीय यूनियन एज अ होल. मतलब आप इस चीज से निगेट नहीं कर सकते कि जहां पर मेजॉरिटी का असेंट होगा, जहां पर मेजॉरिटी की बात होगी, आपको वही करना होगा. अगर एक कंट्री या दो कंट्रीज फर्ज करें कोई भी सेल्फिश मींस के लिए, देखिए हेल्प के लिए तो बने हुए, कोएलिशन के लिए तो बने हुए, लेकिन फिर भी इन कंट्रीज के बीच में तू मैं हो जाए या कोई डिस्प्यूट आ जाता है या कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, तो काउंसिल एज अ होल उस एक कंट्री के ट्रायल करवाएगी, फिर उसका एक केस इनिशिएट होगा.
और उसको बताया जाएगा कि आपकी जो ये डिमांड है ये ब्रीच कर रही है। किस चीज को ब्रीच कर रही है? हमारे इंटरेस्ट को। लिहाजा आप क्या करें, आप अपनी इस डिमांड को चेंज कर दें या अमेंड करके आप हमारे पास भिजवा दें। वी विल लुक इनटू इट व्हाट इज बेटर फॉर ऑल ऑफ अस एज अ होल। काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन के बाद जो सबसे मेजर हमारे पास सेकंड इनका इंस्टीट्यूशन है, दैट इज यूरोपियन कमीशन। यूरोपियन कमीशन में 27 के 27 ममालिक से 27 कमिश्नर्स आते हैं जी। ये बैठते हैं यूरोपियन कमीशन में, और इनकी जो एफिलिएशन है, गौर से सुने, इनकी जो एफिलिएशन है वो इनके होम कंट्री से नहीं होगी, जैसे ऊपर अपनी इंटरेस्ट बताने आते थे, नहीं, बल्कि यूरोपीय यूनियन की ट्रीटीज से होगी। द प्रायोरिटी विल बी द कलेक्टिव गुड ऑफ द यूरोपीय यूनियन, नॉट द सेल्फिश इंटरेस्ट ऑफ द होम गवर्नमेंट। European Commission also serves as the administrative branch. Why? Because it manages the 100 billion euros annual budget. इससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन 100 बिलियन तक तो एक बेस लाइन रखी है। फिर यूरोपियन कमीशन के कुछ मजीद फंक्शंस भी हैं। अच्छा, यहां पर ये देखें कि मैंने लिखा है मैनेजेस, ठीक है ना। इसके फिर कुछ मजीद फंक्शंस भी हैं। ये लॉस को प्रपोज करते हैं कि जी यहां पर ये लॉ मेकिंग होनी चाहिए, आप इसको कंसिडर करें। अब काउंसिल के पास बात जाएगी, काउंसिल में 15 मेंबर्स बैठे हुए हैं, वो इस चीज को डिस्कस करेंगे। तो ये क्या करते हैं? ये सिर्फ लॉस को प्रपोज कर सकते हैं। यूरोपीय यूनियन में जो आपका कमीशन है, इट प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट इन पॉलिटिकल डिबेट्स, द कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑब्वियसली। फिर इन्होंने एक्सटेंसिव पावर्स दी हुई हैं यूरोपियन कमीशन को। और नहीं, मीर हमजा, देयर 15 members, each one is representing their home government there, but now the commissioners, there are 27 commissioners। ठीक है जी, दिस इज द रीसेंट डेवलपमेंट। अच्छा, अब क्या होता है कि जी इनके इंटरेस्ट, पॉलिटिकल इंटरेस्ट जो है, तो उनको क्या किया जाता है? पॉलिटिकल डिबेट्स में प्रोटेक्ट किया जाता है। इनको एक्सटेंसिव पावर्स दी गई हैं। किस चीज में? इंप्लीमेंटिंग द यूरोपियन यूनियन कस्टम्स, द कॉमन एग्रीकल्चर पॉलिसीज एंड द कंप्लीशन ऑफ द इंटरनल मार्केट। ये तमाम काम आपकी यूरोपियन कमीशन, ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, ये सारे काम आपकी यूरोपियन कमीशन देख रही होती है। इसके बाद आती है जी आपकी पार्लियामेंट, यूरोपियन पार्लियामेंट। यूरोपियन पार्लियामेंट क्या करती है? यूरोपियन पार्लियामेंट की जो मेंबरशिप है, इट हैज एक्सीडेड टूवर्ड्स 705, पहले थी 624। ठीक है जी, अब द नंबर हैज बीन एक्सीडेड टूवर्ड्स 705। इनको 5 साल के लिए इलेक्ट करवाया जाता है, और मेंबरशिप किस चीज पर बेस्ड है जी? पॉपुलेशन पर बेस्ड है। जिस कंट्री की जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी, उससे उतने ज्यादा मेंबर्स आएंगे। अब ये आपस में इनकी ट्यूनिंग हुई हुई है कि जी कौन से मुल्क से कितने मेंबर्स आ रहे हैं, कौन से मुल्क से कितने मेंबर्स आ रहे हैं। इनकी 3 मेजर पावर्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जिसमें सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है जी? कि जितने भी प्रपोजल्स लॉ मेकिंग के आएंगे, ये उनको देखकर उन पर लेजिस्लेशन करेंगे। मेन बॉडी ऑफ मेकिंग द लॉज इज whom? इट्स द पार्लियामेंट। देन द बजट, दिस बजट जो मैंने कहा लिखा था, ये इस बजट को कंट्रोल करना भी पार्लियामेंट का काम है। और फिर जो आपकी काउंसिल के डिसीजंस हैं, जो आपकी कमीशन के डिसीजंस हैं, उनको सुपरवाइज करना भी, आपके जितने एग्जीक्यूटिव डिसीजंस हैं वो तमाम काम भी आपकी पार्लियामेंट कर रही होती है। The European Parliament is influential because it has a complete influence, it has a complete control over the budget.
इट एक्ट्स एज द एग्जीक्यूटिव, ठीक है ना। ये क्या करती है, ये लॉ मेकिंग भी कर रही है, लेजिस्लेशन भी कर रही है और कंट्रोल ऑन बजट भी कर रही है, मींस इट इज परफॉर्मिंग द लेजिस्लेटिव एज वेल एज द एग्जीक्यूटिव फंक्शंस बोथ, whereas the European Commission is only performing the administrative functions. Then there is a European Court of Justice, as the name indicates. यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या करता है जी, जस्टिस प्रिवेल करने की कोशिश करता है, ये इंश्योर करता है कि वो पॉलिसीज, वो रूल्स, वो लॉज, वो ट्रीटीज जो पीछे पार्लियामेंट ने एक दफा अप्रूव कर दी हैं, अब उनकी इम्प्लीमेंटेशन भी बेहतरीन तरीके से हो। एक बात। दूसरी बात ये कि जी क्या ये इम्प्लीमेंटेशन और ये एप्लीकेशन इस तमाम मुमालिक के हर एक मुल्क ने प्रॉपर एक्नॉलेज की है या नहीं की। यूरोपियन कमीशन, इनमें अगर कोई तजाद आता है, देखिए एक मुल्क के 4 सूबे हैं, उनके आपस में भी बहुत सारी ग्रेवियंसेस होती हैं, उनके आपस में भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं, तो ये तो फिर 27 ममालिक हैं, अगर इनके बीच में कहीं से भी कोई सा भी इशू जनरेट होता है तो आपकी यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस उसको सुनेगी, अपील होगी और वो सुनेगी, इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली भी। अगर नजर आए कि कोई ट्रीटी वॉयलेट हो रही है तो उस पर हैवी फाइन्स भी लगाए जाएंगे। And the court is required to hear every case, even the minor dispute among the countries. हमने विटनेस किया यूरोपीय यूनियन का रोल न्यूक्लियर ईरान डील में, हमने विटनेस किया इसका रोल क्लाइमेट चेंज एफर्ट्स में और पेरिस एग्रीमेंट में, हमने विटनेस किया इसका रोल पीस इन माली में। तो जी ये these are the few roles and these are the few developments that have happened recently. अब यूरोपीय यूनियन पे सवाल आएगा तो आप लोग सबसे पहले लिख लोगे जी इंट्रोडक्शन। है क्या? कोएलिशन है 27 ममालिक की आपस में टू टीयर डाउन ट्रेड, टू मेक द इकोनॉमिक एंड सोशल बेनिफिट्स ऑन बोथ द साइड्स। उसके बाद थोड़ा सा हिस्टोरिकली क्यों जरूरी था, उसके बाद आपने डायरेक्ट पर्पस, पर्पस नहीं लिख सकते, यूं करके एक स्पाइडर वेब ड्रॉ करें, यूं करके सारे छोटे छोटे पर्पसेस यहां पर लिख दो। उसके बाद आ जाओ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पर और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर लो। अगर सिर्फ पर्पस पे सवाल आता है तब भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम ड्रॉ करो और ब्रीफली बता दो कि कौन सी ब्रांच किस तरह से काम करती है और किस तरह से चलती है, बिकॉज ही एक्सपेक्ट यू कि आपको समझ आनी चाहिए इसकी इसकी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक हो गया जी। हाँ जी मीर हमजा, पूछें, कोई सवाल है तो पूछें। नहीं, होम टाउन को रिप्रेजेंट करते हैं बिल्कुल बच्चे। बच्चे देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द काउंसिल एंड द कमीशन, मीर हमजा आप दोनों को मिक्स कर रहे हो, आप दोनों को मिक्स कर रहे हो। ये 15 मेंबर्स, ये इनकी कोई आपस में हुई भी होगी, या कोई रूल बना होगा, ये 15 मेंबर्स ऑन रोटेशन होते हैं, ठीक है ना, इनके इलेक्शंस ऑन रोटेशन होते हैं। हाँ जी बिल्कुल है, मिलिट्री कोलैबोरेशन भी है, इनकी एग्रीकल्चर कोलैबोरेशन भी हैं। मैंने तो आपको चीदा चीदा पर्पसेस बताए हैं, बाकी आप लोग इसमें अगर ऐड ऑन करना चाहते हैं तो आप लोग 3 से 4 मजीद ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है बच्चे। अच्छा जी, यहां तक स्क्रीनशॉट डन करें तो हम चलते हैं अब आगे। हमारे पास 2019 में आपसे एफपीएससी ने एक सवाल किया था। उसने आपसे ये पूछा था
कि जी हमें ये बताएं, स्क्रीनशॉट डन हो गई है जी, क्योंकि ये बाद में ना आप लोग फिर मांगते हैं, मेरे पास तो नहीं होते हैं ये नोट्स, और फिर ये चाहिए सबको होते हैं। जल्दी से कर दे स्क्रीनशॉट डन। आज कौन ले रहा है स्क्रीनशॉट्स? आपसे सीएसएस। ओके अली, 2019 में एग्जामिनर ये पूछते, अली हमजा आपने ये टॉपिक आई बिलीव कवर किया हुआ है, ये हमारा पोल साइंस में कवर हुआ हुआ है कि जी व्हाट आर द कॉजेस ऑफ डिले इन कॉन्स्टिट्यूशन। मुल्क आपका बन गया 1947 में, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक आपका नहीं बना, क्यों? या आपका कॉन्स्टिट्यूशन 1956 में बना और 1947 से आपने क्या जिद्दोजहद की, क्या कोशिशें की, या ऐसे क्या सर्कमस्टांसेस थे जिन्होंने आपको अपना कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं बनाने दिया? बच्चे सबसे पहले तो इस आंसर को अटेम्प्ट करने से एक चीज आप लोग लिखेंगे कि जी किसी भी मुल्क को चलने के लिए एक सेट रूल्स, लॉज और रेगुलेशंस की जरूरत होती है। हमने ग्रीक फिलॉसफी में पढ़ लिया है, वेस्टर्न फिलॉसफी में, कि जहां पर ये रूल्स नहीं थे, जहां पर ये लॉज नहीं थे, वहां पर माइट इज राइट का रूल था। लेकिन माइट इज राइट के रूल के साथ साथ ब्रुटैलिटी, वायलेंस, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा कॉमन। जैसे जैसे इंसान को, इंसान की अक्ल, इंसान का शऊर मिच्योर होता गया है, वैसे वैसे इंसान को ये बात समझ आती गई है कि जी द कोर कॉज of all the disputes or the core cause of all the conflicts among the human beings is the lack of a contract. कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है जी? कॉन्ट्रैक्ट एक दो तरफा मुआयदा होता है आपके लोगों के बीच में और आपके रूलर्स के बीच। हमारे पास ये मुआयदा 1935 के एक्ट में पड़ा हुआ था और हम अपने मुल्क को 1935 के एक्ट की तरह चला रहे। लेकिन फिर इसके बाद कुछ कोर इश्यूज थे जिनकी वजह से हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सके। नाउ व्हाट वर द कोर इश्यूज? प्यारे बच्चों, जैसे ही पाकिस्तान बना, जैसे ही पाकिस्तान बना, तो सबसे पहला इशू जो हमारा सामने आया, दैट वाज द जियोग्राफिकल सिचुएशन। Pakistan was divided into two major units, East and West Pakistan. प्रोविंसेस कह दें, स्टेट्स कह दें, यूनिट्स कह दें। हमारे पास पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से हुई कि एक सूबे से दूसरा सूबा 1100 मील दूर था। 1100 मील दूर होने के साथ साथ जियोग्राफिकली इतना दूर होने में हमारे पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी एक साथ नहीं। हम कभी एक पेज पर आए ही नहीं। Yes, you can, Abdurrahman. It's totally up to you. The more beauty you'll add to your answer, the more marks you'll get. ठीक है? तो हमारे कभी कंसेंसस ही नहीं बिल्ड हो सके। हमने तो जब इंडिपेंडेंस हासिल की तो जो सबसे मेजर चीज थी वो ये थी कि जी हमारे पॉलिटिकल इंटरेस्ट उनके साथ कंट्रास्ट में थे ना। लेकिन जब इंडिपेंडेंस हासिल कर ली तो हमें पता चला कि जी नहीं, स्टेट विद इन अ स्टेट मीन्स कि आपकी स्टेट का नैरेटिव और आपकी स्टेट के अंदर दो डिफरेंट प्रोविंसेस के नैरेटिव्स भी डिफरेंट है। तो हम उनको देखते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाते। सेकंड मेजर कॉज, द पॉलिटिकल अनरेस्ट इन द ईस्ट पाकिस्तान। पॉलिटिकल अनरेस्ट क्यों था जी? क्योंकि हमारे पास डाइवर्जेंट व्यूज थे।
हमने बंगालीज और नॉन बंगालीज के खिलाफ बड़ी कैटेस्ट्रॉफिक मूवमेंट्स चलाई, ब्लड शेड होना स्टार्ट हो गया बंगाल में, इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स देना शुरू कर दी लीडर्स ने, जिससे ईस्ट पाकिस्तान वालों को तो पक्का यकीन हो गया था कि जी वी विल बी ऑलवेज द डिप्राइव्ड पार्ट ऑफ पाकिस्तान। तो उनकी ग्रेवियंसेस को देखते ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाते। फिर जी हमारे पास जो थर्ड कॉज था दैट डिलेड द कॉन्स्टिट्यूशन इज द लैंग्वेज। याद रहे तारीख में लैंग्वेज की वजह से लिंग्विस्टिकली बहुत से इश्यूज बने। उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी को ही देख लें, यहां पर कंट्रोवर्सी क्या स्टार्ट हो गई कि जी बंगाली वुड बी द नेशनल लैंग्वेज, हम कहते थे जी नहीं, उर्दू विल बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। कायदे आजम खैर विजिट करने गए बंगाल, जब उधर गए तो उन्होंने कह दिया कि उर्दू इज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल लैंग्वेज। स्टूडेंट्स ने क्या करना शुरू कर दिया, एक दूसरे को मारना, कत्लो गारत। कायदे आजम ने कह दिया आई डिक्लेयर बोथ द लैंग्वेजेस एज द नेशनल वन, सुकून कर जाओ। ना हम लिंग्विस्टिकली आपस में इन सिंक हो रहे थे, ना हम कल्चरली हो रहे थे, ना हम पॉलिटिकली हो रहे थे। हमने उनको कहा भाई हमने तो पाकिस्तान हासिल इसलिए किया है कि हम उर्दू को फरोग दे सके, हम वहां पर लड़ते आए हैं हिंदुओं से। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में देयर वाज अ लैक ऑफ प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी। बच्चे प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी एक वो टर्मिनोलॉजी है जिसमें आप एक प्रिंसिपल फॉलो करते हो इक्वालिटी का, जिसमें आपके दो सूबे हैं, आप उनको 50-50 बिल्कुल एक जैसे इक्वल रिसोर्सेज, इक्वल फिस्कल बजट, इक्वल एक्सेस टुवर्ड्स द सेंटर प्रोवाइड करते हो। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली 1100 मील का डिफरेंस था, और हमारे पास पाकिस्तान एक मल्टी रेशल स्टेट थी। तो पैरिटी तो बहुत दूर में आती, हम पहले अपने कल्चर को कोशिश कर रहे थे कि जी किसी तरह से इन सिंक हो जाए, लिंगुअल डाइवर्सिटीज को खत्म करना चाह रहे थे कि जी ये हमारी खत्म हो जाए, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एक और मसला था। फिर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी से क्या मुराद है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी से मुराद ये है कि जी आप सूबों को इख्तियार दे देते हो कि जी आप अपने सूबे के तमाम डिसीजंस में अथॉरिटी रखते हो, सुपीरियोरिटी रखते हो, आप सॉवरन हो, आपके सूबे के लिए क्या बेहतर है ये डिसाइड करना आपकी अपनी मर्जी। हाँ, कुछ इक्का दुक्का चीजें सेंटर के पास होंगी, आपको भी वो ओबे करनी होंगी, कुछ लेजिस्लेशन होंगी जिस पर आपने भी ये बाइट बाय करना होगा और हम भी करेंगे, लेकिन ज्यादातर खुद मुख्तारी आपकी अपनी। आप हेल्थ को भी देखो, आप एजुकेशन को भी देखो, आप इंफ्रास्ट्रक्चर को भी देखो, आप अपना वेस्ट डिस्पोजल भी देखो, आप अपनी जो चीजें देखना चाहते हो, डेवलपमेंटल वर्क्स देखना चाहते हो, आप देखो। हम कहते थे नहीं, ईस्ट की तो पॉपुलेशन ज्यादा है, ईस्ट को अगर ऑटोनॉमी मिल जाती है तो ईस्टर्न विंग तो सुपीरियर आ जाएगा हम पर। और हमने तो हिंदुओं से इसी वजह से 1947 में आजादी हासिल की है कि हमें अपना एक सुपीरियर सॉवरन स्टेट चाहिए था। वेस्टर्न जो यूनिट थी हमारी, इट शोड रिलेक्टेंस टू एक्सेप्ट ईस्टर्न विंग सुपीरियोरिटी। तो हमने कहा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी अगर आप करते हो तो जी ये तो हमें पसंद नहीं है। अच्छा, इक्वालिटी से सिर्फ हमें मसला नहीं था, उनको भी था, क्योंकि उनको था कि हमारी पॉपुलेशन आपसे बहुत ज्यादा है, आप कैसे इक्वालिटी पे करते हो, आप हमें पॉपुलेशन बेस्ड रिसोर्सेज प्रोवाइड करो, पॉपुलेशन बेस्ड फिस्कल बजट प्रोवाइड करो। इससे भी हमें मसला था वेस्ट वालों को। फिर इन मसलों को सुलझाते हुए कॉन्स्टिट्यूशन बना। हमारे पास जो सिक्स्थ मेजर इशू था वो था जी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट।
कहते तो हम थे कि पार्लिमानी निजाम होना चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास तो कोई अवेयरनेस थी ही नहीं, कोई पॉलिटिकल कल्चर फॉलो ही नहीं होता था सिवाय पेरोशल के, कोई ट्रेनिंग्स नहीं थी। सिर्फ क्या होता था, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती, वॉयलेंस होता था। तो इधर हम अपनी आजादी लेकर आए हैं, हम ना एडमिनिस्ट्रेटिवली अच्छे हैं, ना हम इकोनॉमिकली अच्छे हैं, ना हम एजुकेशनली अच्छे हैं। हमें चाहिए था सपोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशन तो बच्चे मैंने आपको बताया एक कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टीज के बीच में, जब दोनों पार्टीज आपस में कंसेंसस में ही नहीं आ रही हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत दूर की बात है। फिर जी प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेशन एक और मसला था। हम वेस्ट में जब थे तो हमारे पास टोटल तीन मेजर यूनिट्स थे, बलूचिस्तान बाद में ऐड हुआ था। वी हैड NWFP एट दैट टाइम, वी हैड पंजाब एंड वी हैड सिंध। हम तमाम को एक यूनिट बनाया गया था, जबकि दूसरी तरफ था ईस्ट पाकिस्तान। हमने ये एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया कि जी हम एक यूनिट के जैसे नहीं चल सकते, हम में भी मजीद डिफरेंसेस हैं, पठानों में, पंजाबियों में, सिंधियों में। तो हमने क्या शो की जी, हमने इस पर रिलेक्टेंस शो की कि जी वी विल नॉट एक्ट एज अ वन यूनिट, वी आर नॉट, वी हैव आल्सो डाइवर्सिटीज इन आवर कल्चर, वी हैव आल्सो डाइवर्सिटीज इन आवर पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स आल्सो। तो हम तो वहां पर रहते रहते एक दूसरे के साथ चलो एक इंटरेस्ट के लिए रह भी गए कि हमें आगे क्या मिलनी है, आजादी मिलनी। लेकिन अभी हमें भी इंजॉय करने दो ना प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, अभी हमें भी अपनी रीजनल लैंग्वेजेस इंजॉय करने दो, अभी हमें भी अपने कल्चर को इंजॉय करने दो, हमें एक यूनिट में तो मत डालो ना। ये मसले ही नहीं खत्म हो रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन बन। फिर हमारे पास जो सबसे बड़ा डायलेमा था, यहां तक स्क्रीनशॉट डन करें अली, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं जी। जल्दी से, बस ये थोड़ी सी हेडिंग्स रह गई हैं, मैं फिर दूँ। डन, बिल्कुल रेहान में उस पे आती हूँ। जो नेक्स्ट इशू था वो था जी हमारा जो डायलेमा था, वो था जी हमारा माइनॉरिटीज का प्रोटेक्शन। बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है कि ये उस वक्त का मसला नहीं था, ये आज का भी मसला है, ये इस हफ्ते का भी मसला है, ये इस दिन का भी मसला है। माइनॉरिटीज को क्या डर था, उनको ये डर था कि जी हम तो जैसे इंडिया में मुसलमानों को ट्रीट किया जा रहा था, सब कॉन्टिनेंट में मुसलमानों को ट्रीट किया जा रहा था, ये तो वी विल बी ट्रीटेड इन द सेम वे। Although Quaid Azam declared all the rights, but still they were worried. What happened with Muslims in subcontinent is going to happen with us. हमें भी तो सेपरेट इलेक्टोरेट दो, हमारी भी तो भाई सीटें रखो। रखी नहीं है वैसे, हैं नेशनल असेंबली में भी सीट्स हैं माइनॉरिटीज, लेकिन इनको सबसे बड़ा इशू ये था कि व्हाट इफ वी हैव बीन आल्सो ट्रीटेड द सेम वे लाइक मुस्लिम्स वर ट्रीटेड। सबसे जो बड़ी चीज बच्चे पिच करती है ना, दैट इज प्रैक्टिस ऑफ योर रिलीजन। इफ यू कैन नॉट प्रैक्टिस बिकॉज इट इज द इनग्रेव फेथ दैट यू हैव इनसाइड, जब आप इसको नहीं प्रैक्टिस कर पाते तो सबसे बड़ा एग्रेशन, सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर ये बिल्ड होती है। हमने तो कह दिया यूर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, यूर फ्री टू गो टू योर चर्चेज, यूर फ्री टू गो टू योर मॉस्क्स, बट देयर वाज अ डिफरेंस बिटवीन द थ्योरी एंड द प्रैक्टिस। हम क्या कह रहे थे कि जी ये बनेगा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जिस पर ये इस्लामिक नेचर के होते हुए हमारे पास तो भाई बड़ी मल्टी एथनिक और बड़ी मल्टी रेशल आइडेंटिटीज मौजूद थी।
डिसाइसिव फोर्सेस भी थी जो कि चाहती थी कि ये सेकुलरिज्म आए, हर तरह का मजहब एक्सरसाइज होना चाहिए। हम कहते थे नहीं, हासिल ही इस्लाम के नाम पर किया है पाकिस्तान को। वो कहते थे वी कैन नॉट रन वाइल्ड ऑन इस्लाम। फिर जी अगला मसला आया हमारी इलेक्टोरेट का। हम कहते थे जॉइंट होना चाहिए, अरे एक जैसी सीटें वो लड़ो, जो जीत गया जीत गया। वो कहते थे नहीं, ईस्ट और वेस्ट की बात हो रही है। वो कहते थे सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए। हम कहते थे जॉइंट होना चाहिए। कहते थे हमारा सूबा बड़ा है, हमें अपनी सीटें चाहिए, अपनी रिप्रेजेंटेशन चाहिए। हम कहते थे सो व्हाट, 3 सूबों को तो हम भी एक में ही 1 यूनिट बनाकर बैठे हैं। इन मसलों को हल करते के कॉन्स्टिट्यूशन बनाते। फिर कायदे आजम के जाने के बाद वी हैड द मोस्ट करप्ट लीडरशिप, वी हैड वैल्यूलेस कॉइन्स, there was a lack of patriotic leadership, there was no welfare program developed, they were only puppets and sitting to engulf the national resources। अल्लाह अल्लाह करके फिर हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या करती है जी? वो असेंबल करती है आपके लिए एक ड्राफ्ट, आपके लोगों को देखते हुए लॉज बनाएगी, आपके लोगों को देखते हुए उसमें क्लॉजेस ऐड करेगी, और उसी को फिर हम ड्राफ्ट करके कॉन्स्टिट्यूशन बना लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, लेकिन गवर्नर गुलाम मोहम्मद ने इसको डिसॉल्व कर दिया। ही हैड द हंगर फॉर अथॉरिटी, ही थॉट कि जी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई और अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा क्लॉज ऐड कर दिया गया जो मेरी पावर को, मेरी प्रेस्टीज को क्वेश्चन करेगा, तो मैं तो घाटे में चला जाऊंगा, इसलिए मैंने कॉन्स्टिट्यूशन बनने ही कोई नहीं देना। दिस इज द रीजन वी हैव स्ट्रगल्ड सो फार कि जी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो नहीं बन सका, एंड दीज वर द रीजंस ऑफ द डिले इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कितने रीजंस हैं जी? हमने यहाँ पर 7 डिस्कस किए थे। ये देखें, दिस इज द 8th वन, दिस इज द 9th वन, दिस इज द 10th वन, दिस इज द 11th वन, एंड दिस इज द 12th वन। 10 भी लिख लें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ, तो दे आर मोर देन एनफ। ठीक हो गया जी, नमाज ब्रेक लेते हैं। वी शैल बी राइट बैक, इंशाल्लाह आई शैल बी राइट बैक आफ्टर 10 मिनट्स। यस अब्दुल रहमान, बिल्कुल ऐसा ही है। बस एज अ होल हम यही लिखेंगे ना कि हमारे पास देयर वाज अ लैक ऑफ द गुड लीडरशिप। समझ आ गया जी सबको? आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत ज्यादा थे हमारे पास, लिंग्विस्टिक कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत ज्यादा थे, कल्चरल भी थे, डाइवर्सिटीज थी, बहुत सारी चीजें थी। बिल्कुल लैक ऑफ होमोजेनिटी, अब्दुल रहमान मैंने भी पढ़ा। ब्रेक लें जी, नमाज पढ़ें, और नमाज पढ़ के फौरन से वापस आए 10 मिनट। ठीक है, चलो 12 मिनट, 12 मिनट में हो जाती है नमाज। नमाज पढ़ के आए, एंड वी शैल कंटिन्यू द नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह।
आ गए हैं जी आप लोग वापस? Do we have our students in the class? Let's just resume the class because we have to cover the analysis of the three constitutions. अच्छा जी, सी लॉ वाले बच्चों के लिए भी और पोल साइंस पेपर 2 वाले बच्चों के लिए ये सवाल आपसे वो एज अ बेस लाइन भी पूछ सकता है कि भाई हमें ये बताएं कि 3 कॉन्स्टिट्यूशन टोटल पाकिस्तान के बने हैं, 1956 का, 1962 का और 1973 का। और इन तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस में कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बेस्ट है या सबसे ज्यादा सूटेबल है? सूटेबल है तो आपने उसका क्या देना है जी? आपने उसका एनालिसिस बिल्ड करना है। अब ये आज आपको मैं क्लास में ही एनालिसिस भी बिल्ड करवा देती हूँ, आपको बता दूंगी कि क्या क्या लिखना है और साथ साथ हम लोग इसका कंपैरिजन भी कर लेंगे। अच्छा एक मिनट में स्क्रीनशॉट के लिए आपको ये ले, जावेद जवाद हैं कि जावेद हैं। आप लोगों ने क्या करना है, इस सवाल को बड़ा टेक्टफुली हैंडल करना है। ये ले, हो जाए जी स्क्रीनशॉट डन तो मुझे बता। लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड, जल्दी जल्दी से लिखना है। जिस तरह से हमने हॉब्स लॉ क्रूसियो का कंपैरेटिव एनालिसिस बनाया था, कंपैरिजन का क्वेश्चन तैयार किया था और प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की पावर्स का क्वेश्चन तैयार किया था, सिमिलरली जब भी आप कंपैरिजन करते हो तो आप क्या करते हो जी? आप उसी तरीके से एक लाइन ड्रॉ करोगे 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, 62 के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए और 73 के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। ठीक है जी, तो सबसे पहली हेडिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956, 62, 73। हो सकता है वो आपको सिर्फ 56 और 73 का कंपैरिजन दे दे। जो भी आए आपने इस तरीके से अटेम्प्ट करना है। एक दूसरा भी तरीका है वाइल वाला, जो मैंने आपको पहले बताया था, जो पैराग्राफ की सूरत में आप लोग लिखते होते हो, वो तरीका भी ठीक है, वो गलत नहीं है। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये तरीका ज्यादा आई कैचिंग है, इसमें ज्यादा नंबर आ सकते हैं आप लोगों के। कंपैरेटिव एनालिसिस उसने आपसे पूछा था जी, सीएसएस 2020 में आपका क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले तो डेट ऑफ इन्फोर्समेंट। हमारे पास 56 का कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ था 23 मार्च को और 1958 तक ये चला। 58 को ये एब्रोगेट हो गया, खत्म हो गया। 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन 25 मार्च 1969 तक चला। 62 से 69 तक चला। और 73 का कॉन्स्टिट्यूशन 14 अगस्त से लेकर टिल डेट कायमो दायम है। इनमें आर्टिकल्स कितने हैं जी? 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में वी हैव 234 आर्टिकल्स एंड वी हैड 6 शेड्यूल्स। जबकि 62 के कॉन्स्टिट्यूशन में वी हैड 250 आर्टिकल्स एंड 5 शेड्यूल्स। और 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में वी हैड 280 आर्टिकल्स and we had 12 schedules. One of the reasons why 1973's constitution is the most suitable one is that it provided the broader coverage of the loopholes in the recent 2 constitutions. हमने आर्टिकल्स को इनहेंस कर दिया, हमने उन तमाम लूप होल्स को कवर किया जो 62 में और 56 में हमारी अवाम को फेस करने पड़े थे। डिटेल्ड एनालिसिस और बॉर्डर कवरेज ऑफ लूप होल्स हमने प्रोवाइड की। इसलिए फर्स्ट रीजन जो है 1973 के बेस्ट होने का, दैट इज कि जी आपने नंबर ऑफ आर्टिकल्स को इंक्रीज कर दिया।
मैंने आप लोगों को एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया है, इसलिए हम पर ये लाजमी है कि हम हर कॉन्स्टिट्यूशन को लिखेंगे कि आया वो रिटन है या वो रिटन नहीं है। तो जी तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस हमारे पास रिटन फॉर्म में मौजूद हैं। इफ यू आस्क फॉर द रिटन कॉपी और द रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 56 इट इज प्रेजेंट, इफ यू आस्क फॉर द 62 इट इज प्रेजेंट, इफ यू आस्क फॉर द 73 इट इज प्रेजेंट। ठीक है जी। देन वी हैव फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। 56 में हमने कहा कि जी पार्लिमानी निजाम होना चाहिए। There should be the parliamentary form of government. Prime Minister should be the head of the government, while the President should be the head of the state. जबकि 62 में अयूब खान साहब ने अपने लिए प्रेसिडेंशियल सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें एक प्रेसिडेंट will be heading the state and the government both. He will have the unlimited prerogatives and he will enjoy the most prestigious position. 73 में हमने कहा कि जी वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, वी नीड अ पार्लियामेंट्री सिस्टम बिकॉज वी वांट टू रिट्रीव द ट्रू एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। और वो कैसे है? जब आप पार्लियामेंट्री सिस्टम में अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद चुनकर उनको मजीद पार्लियामेंट में वोट करते हो और अपनी मनपसंद पार्टी के प्राइम मिनिस्टर को चूज करते हो। अब हमने डेमोक्रेटिक मींस को 62 में कोई अहमियत नहीं दी, 56 में भी हमने दी, लेकिन जब इमरजेंसी लगी, जब हमारी ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट खत्म हो गई, प्रेसिडेंशियल पर शिफ्ट हो गई, तो हमने बड़ा सफर किया। हमने 62 से 69 के पीरियड में बड़ा सफर किया। इस वजह से हमने क्या किया जी, हमने ये बोल्ड स्टेप लिया कि नहीं, अब पाकिस्तान विल बी अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, मींस द पीपल विल हैव टू डिसाइड व्हाट दे वांट टू सी और whom they want to see as a representative of their rights or of their own government। ठीक है जी। देन ये सेकंड बेस्ट रीजन हो गया क्यों 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ट है। फिर आता है जी हमारे पास मेथड्स ऑफ इलेक्शन। हमारे पास 56 में मेथड ऑफ इलेक्शन था जी डायरेक्ट, पार्लियामानी निजाम है, रिप्रेजेंटेटिव्स चुनने डायरेक्टली, यू नो फॉर whom you are going to vote। 1962 में द इलेक्शन वाज इनडायरेक्ट, बेसिक डेमोक्रेसीज भी इंट्रोड्यूस करवाई गई, उनको भी ये एक सारा शिकंजा तैयार करवाया गया कि जी आई हैव टू बेसिकली 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है इट इज अ मैन मेड कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इट इज ओनली मेड फॉर द बेटरमेंट ऑफ वन वन पर्सन, द मोस्ट अथॉरिटेटिव पर्सन। ठीक हो गया जी। 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में हमने इस चीज को ओवरकम किया। हमने कहा नहीं, ये तो राइट ऑफ द पीपल है कि वो अपनी मर्जी से इलेक्टिव्स को इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स को, और अपनी मर्जी के थ्रू उनका रूल देखना चाहते हैं, उनकी परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं। तो वी शिफ्टेड अगेन टुवर्ड्स द डायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन। फिर जी आपको बड़ी हैरत होगी कि हमने पाकिस्तान को हासिल किया था इस्लाम के नाम पर, लेकिन अगर हम इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं तो 1956 में कोई इस्लामिक इंस्टीट्यूशन नहीं ऐड किया गया। ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में बहुत से मसले मसाइल चल रहे। हमने 56 का जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया तो हमने कोई इस्लामिक इंस्टीट्यूशन का जिक्र ही नहीं किया। 62 में जब इतनी ज्यादा क्रिटिसिज्म के बाद प्रेसिडेंट साहब को समझ आई तो उन्होंने कहा जी नहीं, there'll be two Islamic institutions. One is the advisory council. ये काउंसिल क्या करेगी जी? ये एडवाइस करेगी। हम जितनी लेजिस्लेशंस करेंगे उनको इस्लामिक आइडियोलॉजी के फ्रेम में हमें ये एडवाइस करेगी। और अगर हमारी कहीं पर डेविएंस आती है, अगर हमारी फॉर एग्जांपल कहीं से हम डेविएट कर जाते हैं इस्लामिक या शरिया लॉ से, तो हमारे पास एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन भी होगा। ये शरिया के फ्रेमवर्क को देखते हुए हमें हमारे रूल्स और रेगुलेशंस बनाने में मदद करें।
जबकि 1973 में हमने फिर मजीद रिफाइन किया इस चीज को। हमने कहा देयर विल बी अ कंप्लीट काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी, देयर विल बी अ फेडरल शहरिया कोर्ट, जिसमें शहरिया के अकॉर्डिंग सारी चीजों को देखा जाए। देयर विल बी द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी with regards to the Islamic clauses. The true spirit of having an Islamic republic, हमने क्या किया जी? हमने 1973 में होश के नाखून लिए। हमने इस्लामिक आइडियोलॉजी, फेडरल शरिया कोड और इस्लामिक क्लॉजेस के मुताबिक अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाने का 1973 में फैसला लिया। इसलिए भी ये बेस्ट सूटेबल कॉन्स्टिट्यूशन है। यहां तक स्क्रीनशॉट डन करें जी, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। Is the screenshot done, please? अच्छा अली, बच्चे जरा जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट डन करनी है, हमने ये टॉपिक कंप्लीट करना है आज। नहीं अली जावेद, नॉट बिकॉज ऑफ द लूप होल्स बच्चे, बिकॉज ऑफ सो मेनी अदर रीजंस। आपका जब एक कॉन्स्टिट्यूशन अपना बेस्ट डिलीवर करने में फेल होता है तभी आप दूसरा फ्रेम करते हो। लूप होल्स तो आर्टिकल्स ज्यादा इसलिए एनहांस कर दिए कि पीछे आर्टिकल्स कम थे, फिर आर्टिकल्स मजीद कम हुए। अब हमने फुल प्रूफ तरीके से 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करना है, इसलिए आर्टिकल्स को एनहांस किया गया। ठीक है जी। देन हमारे पास अगली जो हेडिंग आएगी, हमने कितनी हेडिंग्स करनी? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सेवेंथ में आप लोगों को करवा देती हूँ, व्हाट अबाउट द एग्जीक्यूटिव पावर्स। Executive powers, parliamentary system में obviously are exercised by the prime minister, whereas in the presidential system it was exercised by the president. हमने 1973 में एग्जीक्यूटिव पावर्स अपने प्राइम मिनिस्टर को दी एक्सरसाइज करने के लिए, और हमने उनको मजीद पावर्स दी कि जी ही विल बी द वन, कि जिनसे जब कोई बिल पास होगा तो असेंट लिया जाएगा, इनसे पूछा जाएगा। ही विल हैव द पावर टू अपॉइंट द हायर ऑफिशियल्स। हमने इन पावर्स को मजीद क्या किया? हमने इन पावर्स को मजीद इनहेंस किया। फिर जी थर्ड जो मेन चीज आती है वो आती है लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। हमारे पास 1956 में तीन तरह से सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया। वो पावर्स जो आपके सेंटर के पास है, वो पावर्स जो आपके प्रोविंसेस के पास है, और वो पावर्स जिन पर आपका सेंटर और आपके प्रोविंसेस दोनों अपनी अपनी अथॉरिटी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन अगर कभी इन दोनों में तजाद आता है तो हमेशा बोलबाला किसका होगा? सेंटर का होगा। दूसरी दफा हमने इसी चीज को कवर करते हुए हमने कहा कि जी नहीं, एक वो पावर्स होंगी जो सेंटर के पास होंगी, और बड़ी नॉमिनल पावर्स जो प्रोविंसेस को दी हमने। क्योंकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो 62 में स्पेसिफिकली थी, उसमें सेंटर बहुत स्ट्रांग था, प्रेसिडेंट की पोजीशन बहुत स्ट्रांग थी, प्रोविंसेस को सिर्फ नॉमिनल पावर्स दी गई थी, बड़ी ग्रास रूट लेवल पर बेसिक लोकल गवर्नमेंट टाइप। बस हमने 18th अमेंडमेंट से पहले दो लिस्ट्स को इंट्रोड्यूस करवाया यहां पर। एक थी जी फेडरल लिस्ट, एक थी जी कंकरेंट लिस्ट। फेडरल लिस्ट वो कि जिस पर सेंटर अपनी रूल मेकिंग, लॉ मेकिंग कर सकती है और अपनी पावर्स एक्सरसाइज कर सकती है। कंकरेंट वो कि जिस पर दोनों कर सकते हैं, लेकिन जितनी भी रेजिडुअल पावर्स थी, जितनी भी मजीद पावर्स थी, वो हमने किसको दे दी जी? वो हमने दे दी प्रोविंसेस को। अब अगर आपसे वो ये पूछता है
कि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में जब 18th अमेंडमेंट हो चुकी है तो उसके बाद लिस्ट्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो तब आप इधर क्या लिखेंगे कि जी आफ्टर द 18th अमेंडमेंट द प्रोविंसेस हैव बीन मेड ऑटोनोमस। अब तो हम हिस्टोरिकली बात कर रहे हैं ना, हम तो एनालिसिस बिल्ड कर रहे हैं हिस्टोरिकली। ये जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है ये तो 2010 में हुई है। तो लिखना है लिख दें, नहीं भी लिखना तो इट वुड नॉट मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि आप हिस्टोरिकली एक चीज का कंपैरिजन करके बता रहे हैं। फिर जी हमारे पास आती है एग्जीक्यूटिव पावर्स और प्रेसिडेंशियल पावर्स अलग अलग हैं। ये सवाल जब बच्चे मुझे एवेलुएशंस के लिए भेजते हैं तो वो हमेशा ये गलती करते हैं। आपकी एग्जीक्यूटिव पावर्स मैंने पहले इसलिए बता दी है क्योंकि बच्चे पार्लिमानी निजाम में तो आपकी एग्जीक्यूटिव पावर्स आपके प्राइम मिनिस्टर के पास चली जाती है ना, ही इज द एक्चुअल बॉस। जबकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में योर प्रेसिडेंट इज द एक्चुअल बॉस। अब प्रेसिडेंशियल जो सिस्टम है उसके होने या ना होने से भी प्रेसिडेंट की तो पोजीशन है ना। तो प्रेसिडेंशियल पावर्स हमारे पास किस तरह से थी? बड़ी रीजनेबल, कम, बस सही है। एक छोटा मोटा साइन करने के लिए आपका चाहिए असेंट, आप वो दे दें, ठीक है। 62 में देवर एब्सोल्यूट, देवर ग्रेट, देवर द मोस्ट अथॉरिटेटिव पावर्स बीइंग वेस्टेड इन वन पर्सन। जबकि अगेन हमने 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज को ओवरकम करके इनको बड़ा एक रीजनेबल बना दिया। अच्छा जी, दिस इज द थर्ड और द फोर्थ हेडिंग आई बिलीव। दिस इज द फोर्थ रीजन व्हाई 1973 कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेस्ट वन, बिकॉज इट प्रोवाइडेड अ वे ह्यूज स्पेक्ट्रम, अ वे ह्यूज एरिया फॉर द प्रोविंसेस टू एक्सरसाइज देयर ओन पावर्स। इससे पहले जो प्रोविंसेस थे उनकी हमेशा सेंटर से ग्रेवियंसेस रही हैं। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में इन ग्रेवियंसेस को कवर करने की कोशिश की गई है। कंकरेंट लिस्ट के बाद प्रोविंसेस को अपनी कुछ पावर्स दी गई हैं, और स्पेसिफिकली 18th अमेंडमेंट के बाद तो द फेडरेशन हैज एक्चुअली प्रूवन इटसेल्फ टू बी द बेस्ट फेडरेशन। लेकिन थ्योरी एंड प्रैक्टिस में स्टिल फर्क है, वो क्या है वो हम फेडरेशन के टॉपिक में पढ़े। फिर जी नेक्स्ट कंपैरिजन, सुप्रीम जुडिशियल, गलत लिख लिया स्पेलिंग्स में, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल। ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन 1956 में बनाया ही नहीं गया। 1962 में हमने एक काउंसिल बनाई जिसको नाम भी यही दिया, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल। लेकिन 1973 में हमने एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाया। हमने इस इंस्टीट्यूशन को मजीद रिफाइन कर दिया। हमने किया क्या जी? हमने हाईएस्ट ऑर्गन ऑफ जुडिशरी बना दिया सुप्रीम कोर्ट। फिर हमने बनाए जी हाई कोर्ट्स। हर प्रोविंस में एक हाई कोर्ट होगा और एक आजाद कश्मीर में होगा। उससे लोअर लेवल पर हमने एक चेन बनाई ऑफ लोअर कोर्ट्स। ये लोअर कोर्ट्स जब सर्व करेंगे तो अगर कोई इंसान डिससेटिस्फाइड है ही विल गो टू द हाई कोर्ट। If the High Court is unable to satisfy the spirit of the courts or the spirit of the law or the spirit of the justice, so High Court will refer, the specific person can refer towards the Supreme Court. Now Supreme Court का जो भी decision है that is the highest court in the Pakistan, that cannot be questioned. ठीक है जी। तो हमने यहाँ पर क्या किया? The fifth reason why 1973's constitution is best, that we provided the best basis for the judiciary. We provided the best basis for the justice. ठीक है जी, यहां तक स्क्रीनशॉट डन करें। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं।
जल्दी से। हो गई है जी स्क्रीनशॉट डन। अली, जल्दी से किया करें बच्चे प्लीज। और एक वो बच्ची भी थी, साजदा थी, क्या नाम था उनका, वो भी लेती होती थी, अदीला थी। सारे ले लिया करो बच्चे, ये फिर बाद में आप लोगों को बड़ा होगा। नेक्स्ट हेडिंग, हाउस ऑफ पार्लियामेंट्स। 1956 में हमने एक हाउस बनाया, हाउस ऑफ पार्लियामेंट्स। 1956 में मैंने आपको बताया कि जी हमने एक हाउस बनाया जिसका नाम क्या था जी, नेशनल असेंबली। आहिस्ता आहिस्ता हमें एहसास होता गया कि जी हमारे साथ मसले मसाइल बड़े हैं, प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी का भी इशू है, लेकिन फिर भी हमने सिर्फ नेशनल असेंबली, यूनिकैमरल रहे, हमने एक ही हाउस बनाए रखा। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन ने एक सबसे मेजर जो इशू कवर किया था, दैट वाज कि जी हमने बाय केमरल लेजिस्लेशन बना ली। हमने बाय केमरल बनाकर दो हाउसेस को पार्लियामेंट में इंक्लूड कर दिया। वन इज कॉल्ड द सेनेट, जिसमें 100 सेनेटर्स बैठेंगे, एंड द अदर वन इज कॉल्ड द नेशनल असेंबली। याद रहे कि पार्लियामानी निजाम में हमारे पास नेशनल असेंबली इज द मोस्ट पावरफुल। इट इज द लोअर हाउस येट इट इज द मोस्ट पावरफुल। सेनेट सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की ही पावरफुल है, बाकी कोई पावरफुल नहीं। तो हमने क्या किया जी, हमने रिप्रेजेंटेशन के इशू को, प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी के इशू को डिसॉल्व करने के लिए एक बोल्ड स्टेप लेते हुए कंट्री की ग्रेवियंसेस को खत्म करने के लिए बाइकेमरल लेजिस्लेशन बनाई, विच इज द सिक्स्थ रीजन व्हाई दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेस्ट वन एंड द मोस्ट सुटेबल वन। नेक्स्ट हेडिंग है जी फंडामेंटल राइट्स। आप लोगों को एक ये बात याद रहनी चाहिए कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन आप बता रहे हैं, उसके फीचर्स बता रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स मस्ट लिखने हैं। और कोई हेडिंग भूल भी जाती है, फंडामेंटल राइट्स की हेडिंग नहीं भूलनी चाहिए। अच्छा जी, हमने कह तो दिया था कि जितने भी सिविल और पॉलिटिकल राइट्स हैं ये तमाम प्रोटेक्टेड होंगे, लेकिन इमरजेंसी जब आई तो ये तमाम राइट्स क्या हो गए, सस्पेंड हो गए। हमने अगेन 1962 में इंश्योर किया फंडामेंटल राइट्स को, और हमने कहा कि जी जितने भी राइट्स हैं दे विल बी सेव्ड नो मैटर व्हाट हैपेंस। राइट्स ऑफ द सिटीजंस ऑफ पाकिस्तान आर प्रिजर्व। दिस इज देयर बेसिक राइट कि जी उनके पास फ्रीडम का राइट हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच का हो, फ्रीडम ऑफ बाइंग प्रॉपर्टी का हो, हम इसको सस्पेंड नहीं करें। वो अलग बात है कि इमरजेंसीज में जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो ऑब्वियसली सस्पेंड हो जाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा जी, 56 में हमने इस तरह का कोई क्लॉज ऐड नहीं किया कि अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर देंगे तो क्या होगा, ना हमने 62 में ऐड किया, तभी तो दोनों एब्रोगेट भी हो गए और तभी तो दोनों खत्म भी हो गए। लेकिन 1973 में हमने एक क्लॉज ऐड कर दिया और हमने कहा कि ही हु विल डिसमिस द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी द गद्दार। हमने प्रॉपर गद्दार का लफ्ज इस्तेमाल किया। हमने कहा दो खिलवाड़ हमारे साथ हो चुके हैं, अब अगर किसी ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को हटाने की, खत्म करने की कोशिश की तो वो मुल्क और कौम का गद्दार होगा। हाँ, आप चेंजेस ला सकते हो, आप अमेंडमेंट्स कर सकते हो, लेकिन आप इसको कंप्लीटली खत्म नहीं कर सकते। अच्छा बच्चे, अब होता क्या है कि आप जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बताते हो, हमने दो सवाल 2 in 1 कवर किए। कैसे? एक हमने पढ़ ली जी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, यही तो है कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री। इसमें सिर्फ आप क्या ऐड करोगे शुरू में,
ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अगर आपके पास सवाल आ जाता है जी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पर, अगर वो आपको सवाल देता है कि जी कंपैरेटिव एनालिसिस ड्रॉ करो इन 3 कॉन्स्टिट्यूशंस का, तो इन 3 कॉन्स्टिट्यूशंस में जो सबसे बेस्ट है वो ऑलरेडी आप एनालिसिस कर चुके हो। ठीक हो गया। इसको अब अटेम्प्ट किस तरह से करना है, जिस तरह से मैंने आप लोगों को एक एक हेडिंग करवाई है ना, इससे पहले सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताओगे। जैसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता दोगे उसके बाद आपने क्या करना है जी, पहले इंट्रोडक्शन लिख लो। इंट्रोडक्शन इज जस्ट लाइक दिस 7 to 8 लाइंस, जिस तरह आप एस्से में करते हो। उसके बाद आपने अगर हिस्ट्री नहीं बतानी मत बताएं, ठीक है, टोटली ऑप्शनल। दो स्टूडेंट्स हु हैव द ग्रेटर स्पीड, जिस तरह से ज्यादा जल्दी लिख सकते हैं कुछ बच्चे, वो कर सकते हैं। हिस्ट्री लिखना चाहते हैं लिख लें, नहीं लिखना चाहते हैं ना लिखें, टोटली ऑप्शनल है। ऑलरेडी आप लोग सारे ही क्लॉजेस हिस्टोरिकली बता रहे होंगे। 3 पेजेस में जी डिवाइड हो जाएगा, पेज 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। इसी तरह से लिखते जाएंगे, एक हेडिंग, दूसरी हेडिंग, तीसरी हेडिंग। जब आप लोग 6 से 7 साइड्स ऑफ पेजेस को इस तरह से कवर कर लोगे तो एंड पे आप हेडिंग दोगे जी कंपैरेटिव एनालिसिस। और कंपैरेटिव एनालिसिस में ये तमाम 7 पॉइंट ऐड करोगे जो मैंने ग्रीन पेन से लिखे हैं। The 1973 constitution is the most suitable one because के बाद .1, .2, .3 in the form of paragraph आपने लिख लेना है। Now this is the foolproof method to attempt this constitutional question. अब एग्जामिनर को पता है, बच्चा कर चुका है, तमाम एनालिसिस बच्चे ने सारे पॉइंट्स लिख लिए और उनमें से भी उसने बता दिए कि क्यों कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा है। अब्दुल रहमान इट इज नहीं, इसकी नीड नहीं, उसकी नीड ही नहीं है। वो हमने जब प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी को डिस्कस कर लिया था और जब हमने मजीद कुछ चीजों को डिस्कस किया तो लिख लें। 1973 में अब्दुल रहमान कह रहे हैं कि अगर हम ये लिखना चाहें कि जी 1 यूनिट है, तो वो ऑब्वियसली वो अंडरस्टूड है, बाई क्रिमिनल लेजिस्लेशन था ही तभी। यूनिकेमरल हमने जो है तो पहले 2 कॉन्स्टिट्यूशंस में रखा, तो हमने एक्सपीरियंस कर लिया कि जी हमसे तो कंप्लीट एक हिस्सा हमारा चला गया ना। तो इस वजह से अब हमने क्या किया कि हमने टू बी ऑन द सेफ साइड अपनी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोविंसेस उसको एक कॉमन इक्विटेबल टर्म्स में रखते हुए क्वालिटी की बेस पर इक्वल सीट्स अलॉट कर दी हैं ताकि उनकी भी रिप्रेजेंटेशन में इशू ना, और पॉपुलेशन 20 नेशनल असेंबली में रख ली। ऐसा ही है बिल्कुल। चले कोई बात नहीं साजदा, बच्चा आई डिडंट नो कि आपका ये इशू है। मीर हमजा ये एक बहुत बड़ी डिबेट है जी। और ये जो है तो ये सिर्फ हमारे साथ नहीं, मुल्कों की हिस्ट्रीज में जब कॉन्स्टिट्यूशंस फ्रेम हो रहे थे तो बहुत से मसले मसाइल पेश आए हैं डेवलप्ड कंट्रीज में भी। लेकिन वहां के जो लोग हैं उनको वेलफेयर ऑफ द स्टेट ज्यादा प्यारी है। इट इज अ वेरी लॉन्ग डिबेट कि जी थ्योरी और प्रैक्टिस में इतना फर्क क्यों है। बदकिस्मती है हमारी इन शॉर्ट। आप लोगों ने जब क्रिटिकल एनालिसिस की समझ आ गई है लिखना है तो ये सारे पॉइंट्स हाईलाइट करके लिखने हैं। अब हाईलाइट करके हेडिंग्स नहीं देनी, पैराग्राफ की सूरत में लिखना है। ठीक हो गया जी।